गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जीएम फूड क्रॉप्स। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स चल रही हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स से रिलेटेड। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने वहाँ पर कहा है कि इस फ्रंट पर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जीएम मस्टर्ड की कंट्रोवर्सी अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स को जो है वो प्रमोट करना चाहता है, लेकिन उसको जो है कोर्ट में जो है वो ये इशू चला गया है और उसके ऊपर हेयरिंग चल रही है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जीएम मस्टर्ड को कल्टीवेशन को जो है वो अप्रूवल दे दिया था 2022 में, लेकिन जो है ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो उन्होंने इसके खिलाफ पिटीशन डाल दी थी कोर्ट में। तो जीएम मस्टर्ड क्या है? इंडिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप है जिसको कंडीशनल अप्रूवल दिया गया था कमर्शियल रिलीज़ के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। और ताकि इसलिए किया गया था ताकि यील्ड बूस्ट हो सके, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सके। लेकिन लीगल चैलेंजेस जो हैं और सेफ्टी कंसर्न से रिलेटेड इसको अभी तक की वजह से जो है इसको अभी तक कल्टीवेट नहीं किया गया है कमर्शियली। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अभी तक इस पर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और टेक्निकल इनपुट्स भी सबमिट करते हैं वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को, और कह रहे हैं कि एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए जीएम क्रॉप्स पर। जुलाई 2024 में 2 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जीएम मस्टर्ड के अप्रूवल से रिलेटेड, और इस मैटर को जो है लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। अब कोर्ट ने जो है जितनी भी इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं उनको अपने रिटर्न स्टेटमेंट्स देने को कहा था, और ये केस एक लैंडमार्क मोमेंट बनेगा इंडिया के फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर पॉलिसी से रिलेटेड। तो अब कंसर्न्स क्या है, क्यों कह रहे हैं इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट कि क्यों नहीं इनको अप्रूवल देना चाहिए? वो कह रहे हैं कि इकोलॉजिकल हार्म हो सकता है इससे, पॉलिनेटर्स जैसे कि बीज जो है उनको थ्रेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा भी जो है वो नहीं है कि क्या ये जीएम मस्टर्ड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही है कि नहीं। इनसफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी रखी गई है अप्रूवल प्रोसेस में, ठीक है। अब इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है और जीएम क्रॉप्स एक मेजर रोल प्ले करेंगे इंडिया के बायो इकोनॉमी में। इंडिया की टोटल बायो इकोनॉमी लगभग 165 बिलियन डॉलर्स की है, जिसमें कि बायो एग्रीकल्चर शेयर हम देखें तो 13.5 बिलियन डॉलर्स का है। तो जीएम क्रॉप्स जैसे कि बीटी कॉटन, उसने ऑलरेडी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत इंप्रूव की है, और हमारा बायो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी जो है 47% ऑफ टोटल बायो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। तो अब हमें आगे फ्यूचर में ये ज़रूरत है कि जुडिशल क्लैरिटी मिले इसके इन्वायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न्स पर, पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो हो सके इनोवेशन और बायो सेफ्टी को बैलेंस करने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट किया जाए ताकि मिस इन्फॉर्मेशन और मिसट्रस्ट को कम किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्स जो है फॉर्मली ट्विटर, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के यूज़ ऑफ सेक्शन 79 जो है आईटी एक्ट के उसको चैलेंज किया है कोर्ट में कि जो कंटेंट मॉनिटरेशन और रिमूवल ऑर्डर्स जो दिए जाते हैं इससे, और इस सेक्शन को चैलेंज किया गया। कंपनी ने कहा है कि इस प्रोविज़न का मिसयूज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, और जो सेफ गार्ड थे सेक्शन 69A में वो उसको बाईपास किया जा रहा है। तो अब आपको इसका बैकग्राउंड अगर समझना हो तो सेक्शन 66A एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो जो कंटेंट मॉडरेशन या फिर जो रिमूवल कंटेंट होता है, ऑनलाइन कंटेंट का रिमूवल होता है, उसके लिए फिर जो है सेक्शन 69A जो है वो मेन लॉ बन गया ऑनलाइन कंटेंट मॉडरेशन के लिए। सेंटर जो है वो कंटेंट ब्लॉक करवा सकता था किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर उन्हें लगता है कि वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को वॉलेट कर रहा है। लेकिन इसके अंदर कुछ सेफ गार्ड्स हैं, ठीक है, कि ब्लॉकिंग ऑर्डर जो हैं वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर ही जो है इशू किए जाने चाहिए। गवर्नमेंट को रीजंस भी बताने पड़ेंगे जो है कि क्यों ब्लॉक किया जा रहा है, और लीगल चैलेंजेस भी उसके ऊपर हो सकेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 79 जो है आईटी एक्ट का वो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन देता है इंटरमीडियरीज़ को, ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को, कि वो सिर्फ कंटेंट होस्ट कर रहे हैं, और ये जो प्रोटेक्शन है उन्हें सिर्फ उनकी ये तब हटाई जा सकती है जब गवर्नमेंट के कहने पर सेक्शन 79 जो है कहता है कि इंटरमीडियरीज अगर अनलॉफुल कंटेंट को हटाने से मना करते हैं, तो हम ये अज्यूम कर लेगी गवर्नमेंट की जो ये कंटेंट होस्ट किया जा रहा है इंटरमीडियरी द्वारा, ये कंटेंट ये खुद ओन करते हैं तभी ये हटाने को मना कर रहे हैं, ठीक है। तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 79 की भी जो है वो स्कोप को लिमिट कर दिया, कहा कि कोर्ट के ऑर्डर के साथ के बाद ही डायरेक्ट हो सकता है, रिमूवल हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट इशू करे नोटिफिकेशन कि जो है ये कंटेंट जो है आर्टिकल 19(2) को वॉलेट कर रहा है।
तो अक्टूबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिनिस्ट्रीज़, स्टेट गवर्नमेंट्स, पुलिस को अलाउ कर दिया कि वो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दे सकते हैं सेक्शन 79 के अंडर। और मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स ने इवन सहयोग पोर्टल भी लॉन्च किया कि अथॉरिटीज़ जो है वो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स उस पर ही इशू और अपलोड कर सकें, ठीक है। तो एक्स जो है वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये कंटेंट रिमूवल ऑर्डर जो है वो बाईपास कर देते हैं सेफ गार्ड जो कि अदरवाइज सेक्शन 69A में जो है वो अवेलेबल होते हैं। सेक्शन 79 सिर्फ एक सेफ हार्बर प्रोविजन है जो इंटरमीडियरीज को बचाता है थर्ड पार्टी कंटेंट से, लेकिन गवर्नमेंट इसको मिसयूज़ करके इस अनलॉफुल जो है वो रिमूवल ऑर्डर्स देती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। टॉपिक आपके पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी टैक्स असेसमेंट ऑर्डर्स अगर बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स जो हायर कोर्ट्स ने सेट किए हैं उनको इग्नोर करता है तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को वायलेटिव है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? ये कस्टम होता है कोर्ट्स का कि वो अपने प्रीवियस डिसीजंस पर स्टैंड करें। एक बार अगर कोई लॉ को के ऊपर क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर लिया गया है किसी खासकर हायर कोर्ट द्वारा, तो वो फ्यूचर में भी वो केसेस पर वो वैलिड होगा। तो लोअर कोर्ट्स जो हैं वो जो हायर कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं उसको अकाउंट में लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं आने वाले टाइम में भी। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट का है इसका फाउंडेशन भी हम आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि जिसमें कहा गया है कि लॉ जो कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है वो बाइंडिंग होता है सभी कोर्ट्स के ऊपर विद इन इंडिया। और लीगल रीजनिंग जो है, अब इसका की एस्पेक्ट्स क्या है कि लीगल रीजनिंग जो है वो बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट जो है होती है उसको हम रेशियो डिसेंडी कहते हैं। और एक नॉन एसेंशियल रिमार्क्स भी अगर कोई कोर्ट ने दिए हों हायर कोर्ट ने, वो बाइंडिंग तो नहीं होते हैं लेकिन ऑफ कोर्स फ्यूचर केसेस को सुनने में इन्फ्लुएंशियल ज़रूर होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। लोकसभा ने 50 लाख करोड़ की डिमांड फॉर ग्रांट्स को अप्रूवल दे दिया है। डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स होते हैं जो लोकसभा से अप्रूवल के लिए मांगे जाते हैं आर्टिकल 113 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ये बेसिकली रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होता है या ग्रांट्स देनी होती हैं स्टेट्स या यूटीज़ को, लोन्स एडवांसेस देने होते हैं, उसको कवर करता है ये। और हर मिनिस्ट्री की भी अपनी अपनी डिमांड होती है। लार्ज मिनिस्ट्रीज़ जो है वो कई मल्टीपल डिमांड्स भी रखती हैं। और जो वोटेड एक्सपेंडिचर होता है उसको अप्रूवल चाहिए होता है लोकसभा से, लेकिन एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उस पर कोई वोटिंग नहीं होती है, वो बस सीधा कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज हो जाता है। जैसे कि आपका प्रेसिडेंट सैलरी, जजेस सैलरी, डेट सर्विसिंग, इन सब के ऊपर कोई वोटिंग नहीं होती है। तो आर्टिकल 113 जो है ये डिमांड फॉर ग्रांट से डील करता है। ये कहता है कि कोई भी जो है डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो नहीं की जा सकती जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ना हो। अब इसमें क्या है कि ये पावर सिर्फ लोकसभा के पर है, ये वोटिंग वगैरह की। राज्यसभा इस पर वोट नहीं कर सकती। हर डिमांड को वोट किया जाता है सेपरेटली और डिस्कस भी किया जाता है। अगर सभी डिमांड जो है वो नहीं डिस्कस की जाती एलोकेटेड टाइम में, तो स्पीकर जो है वो गैल्टन का इस्तेमाल करके सभी रिमेनिंग डिमांड्स को बिना किसी डिस्कशन के अप्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं UNWWDR रिपोर्ट, इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 की UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कह रही है कि जो रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स हैं उससे फूड और वाटर सप्लाई जो है 2 बिलियन पीपल ऑन दी अर्थ की अफेक्ट होगी। तो ये UN की फ्लैगशिप रिपोर्ट है वाटर और सैनिटेशन इश्यूज़ पर, और एक अथॉरिटेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करती है ओवरऑल स्टेट यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड्स वाटर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। तो ये कह रही है कि जो रिपोर्ट कह रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, ज़्यादा माउंटेन में प्रेसिपिटेशन हो रही है, उसकी वजह से जो है रेन ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू स्नो। उसकी वजह से स्नो जो है वो पिघल कर मेल्ट होकर नीचे आ रही है। एक्सेलरेशन हो रही है स्नो मेल्टिंग में, उसकी वजह से रिवर फ्लो बढ़ रहा है वाटर बेसिन्स में, और रिवर्स जो है वो शॉर्ट टर्म में वहाँ पर पानी ज़्यादा आ रहा है। और बहुत से ग्लेशियर्स तो डिसअपेयर हो चुके हैं इंटायरली। रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स की वजह से जो है फूड और वाटर सप्लाई इफेक्ट होगी 2 बिलियन पीपल की। 2/3 ऑफ ऑल इरीगेटेड एग्रीकल्चर जो है वर्ल्ड में है वो अभी इफेक्ट इससे होने वाली है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं PLI स्कीम। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो $23 बिलियन की PLI स्कीम थी चाइना को राइवल करने के लिए, वो अब लैप्स होने वाली है क्योंकि वो डिसअपॉइंटिंग रही है। तो 2020 में PLI स्कीम को लॉन्च किया गया था चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो डिसअपॉइंटिंग रही है, इसलिए ये ख़त्म हो रही है स्कीम। और इसने अदरवाइज़ जो है स्कीम का एम था कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है उसको 25% तक ले जाएं हम 2025 तक।
लेकिन ये डिक्लाइन हुआ है एक्चुअली 15.4% से बढ़ कम होकर सिर्फ 14.3% हुआ है। सिर्फ 37% जो है एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन टारगेट अचीव कर पाई है ये स्कीम, और डिलेज हुए हैं सब्सिडी पे आउट्स में, और बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है उन्होंने हैम्पर किया है स्कीम की इफेक्टिवनेस को। तो पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को इंक्रीज करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। इनिशियली सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कर रही थी ये स्कीम, बाद में 14 की सेक्टर्स के लिए बनाई गई। डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज जो हमको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उनके इंक्रीमेंटेबल रेवेन्यू के ऊपर बेस्ड ऑन अप टू 5 years। ओके, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम भी दी गई है, आप पढ़ सकते हो उसको। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है सी ड्रैगन एक्सरसाइज में, जो कि एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल है, इंडो पैसिफिक रीजन में कंडक्ट की जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी जो है उनके 7th फ्लीट जो है वो ग्वाम बेस पर इसको जो है वो होस्ट करते हैं। हाईली टेक्निकल मिलिट्री ड्रिल होती है जिसमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जाती है। ये एक ओरिजिनली तो बायलैटरल ड्रिल थी यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन धीरे धीरे इसमें बाकी की कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया गया। इंडिया 2021 से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें अब जो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, यूएस और इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आफ्सपा। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिव्यू मीटिंग जो है वो चेयर की गई है यूनियन होम मिनिस्टर द्वारा, जिसमें कि आर्मी ने कहा है कि एडिशनल पुलिस स्टेशंस को जो है वो मणिपुर वैली में आफ्सपा के अंडर लाया जाए। आफ्सपा क्या है? 1958 का एक लॉ है जिसमें आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर्स और इम्यूनिटी दी जाती है कि वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर सके डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में। ये जो है एक एरिया में तभी सिर्फ एप्लीकेबल होता है जब उस एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर किया गया हो। स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकती है नोटिफिकेशन, किसी एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर कर सकती हैं। मोस्टली वैसे ये देखा गया कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में होम मिनिस्ट्री ही जो है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ही वो नोटिफिकेशंस के थ्रू एरियाज़ को डिस्टर्ब डिक्लेयर करती है। ओके, सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट कहता है कि डिस्टर्ब्ड एरिया में जो है वो एरिया है जहाँ पर आर्म फोर्सेस का जो है यूज़ नेसेसरी है सिविल अथॉरिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी जो है वो किसी पूरे स्टेट को या फिर उस पार्ट ऑफ द स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो गैदरिंग जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर की जा सकती है। आर्मी किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, किसी भी प्रेमाइस में बिना वारंट के घुस सकती है। पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स के ऊपर भी बैन होता है। आर्म फोर्सेस के ऊपर जो है जो भी उन्होंने एक्शन लिए हैं उसके ऊपर उनको वो इम्यूनिटी होती है जब तक यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सैंक्शन की जो है वो अप्रूवल ना दे उन प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज को। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is GM food crops. This topic is important for your economy and your environment section. So after so ahead of a fresh series of hearings in the Supreme Court next month over genetically modified fruit crops, Department of Biotechnology is saying that there has been progress on this front. So India is making efforts to promote GM food crops, and this matter is basically under the Supreme Court with respect to several hearings over petitions which have been challenged against which have been challenging the Environment Ministry's approval of 2022 for the commercial cultivation of GM mustard. So GM mustard is India's first genetically modified food crop which received conditional approval for commercial release by Genetic Engineering in Appraisal Committee, and the intent was to boost yields and reduce import dependence. But legal challenges and safety concerns have marred the commercial cultivation of this crop. So, Department of Biotechnology and the Ministry of Science and Technology has long been funding this research of transgenic crops. DBT has also even submitted technical inputs to the Environment Ministry, which is tasked with formulating a national policy on GM crops. So Supreme Court in what happened in July 2024 was that a two-judge bench of the Supreme Court delivered a split verdict on Environment Ministry's 2022 approval of GM mustard, and that's why this matter was referred to a larger bench. The court asked all involved parties to submit their written statements before the proceedings began. So this case is seen as a landmark moment for India's future biotechnology and agricultural policies. So what are the concerns which are being raised by environment activists?
So they are saying that it has this GM crops have the potential to do ecological harm, and it also harms the pollinators like bees. There is lack of long-term safety data for human consumption. Insufficient transparency in the approval process is also there. So, despite regulatory hurdles, GM crops play a key role in India's emerging bioeconomy. So, India's total bioeconomy value stands at about $165 billion, out of which $13.5 billion is the bioagriculture share. GM crops like BT cotton have already shown promising results as it has increased agricultural productivity. Bioindustrial sector is also rising. It is a part of the 47% of the total bioeconomy, in fact. So, what we need is judicial clarity on environmental and health concerns, policy formulation to as to balance innovation with biosafety, and public awareness also, so as to address misinformation and mistrust. So the next topic is Section 79 of the IT Act 2000. This topic is important for your uh, governance section. So X, that is Twitter, has challenged Indian government's use of Section 79 of the IT Act for content moderation and removal orders. The company is arguing that this provision is being misused to bypass the safeguards which are otherwise provided under Section 69A. So to understand the basics of this, we need to go back to the 66A, Section 66A of IT Act, which was struck down by Supreme Court in Shreya Singhal versus Union of India case. And after this decision, Section 69A became the main law which governed online content moderation. So it empowers the central government to empower content to block content hosted on any digital platform if it deemed necessary under Article 19(2) of the Constitution. Blocking orders must be necessary under reasonable restrictions, and the government must record reasons for blocking, allowing legal challenges as well. Section 79 of the IT Act provides safe harbor provisions to intermediaries, shielding them from liability for third party content. So, which means that intermediaries can be held liable if they fail to remove the unlawful content. So, the Supreme Court has also limited the Section 79 3B of the IT Act, saying that removal obligations only apply when a order is directing removal, or government issues notification, but only if the content violates Article 19(2) of the Constitution. Okay, so in October 2023, Ministry of Electronics allowed ministries, state governments, and police to issue blocking orders under Section 79. They also launched the Sahyog portal, which enabled authorities to issue and upload blocking orders there. But X is saying that the content removal orders under Section 79 bypass the safeguards which are outlined in Section 69A. And Section 79 is only a safe harbor provision at which shields intermediaries from liability for third party content. It also argues that government is now misusing this provision to create an unlawful blocking regime. Okay. The next topic is doctrine of precedent. This topic is important for our polity section. So Kerala High Court has recently reaffirmed that any tax assessment orders passed on ignorance of binding precedents set by higher courts are violative of the doctrine of precedent, and that's why they are unsustainable. So doctrine of precedent is the custom of the courts to stand by its previous decisions or the previous decisions of the higher court. So once a point of law is decided upon by a court, then the same law must be applied to future cases also. Okay, the lower courts generally take account of and follow the decisions made by the higher courts. So the foundation of this doctrine lies in Article 141 of the Constitution, which states that law declared by the Supreme Court is binding on all courts within India. So, what are the key aspects of this doctrine of precedent? First is the legal reasoning, which forms the binding part of the judgment. Courts must follow this in similar cases. Then there are certain non-essential remarks which are made by the court during the uh, first instance. They are not binding, but they can be influential in future cases. Okay. So the next topic is demand for grants. This topic is important for your polity section. So Lok Sabha has approved 50 lakh crore rupees in demand for grants. These demand for grants refer to the expenditure estimates which require Lok Sabha approval under Article 113 of the Constitution. So it covers revenue and capital expenditure, grant to states, UTs, and loans and advances. Each ministry or department also presents its own demand. Large ministries may have multiple demands. So
What are the types of expenditures? So the voted expenditure is basically the one which requires approval from Lok Sabha. Then we have the charged expenditure based upon which there is no voting, like president's salary, judges' salaries, debt servicing, which does not require voting. At they are charged on the Consolidated Fund of India. So Article 113 deals with the demand for grants, and voting on demand for grants can only happen in Lok Sabha. Rajya Sabha cannot vote. Each demand is voted on separately. It allowing for discussion. But if all demands are not discussed within the allocated time, then Speaker applies the guillotine, which means that all the remaining demands get approved without discussion. Okay. So the next topic is UNWWDR report. This topic is important for your um, environment section. So UN World Water Development Report says that retreating glaciers threaten the food and water supply of 2 billion people around the earth. So this WWDR is the uh, UN Water's flagship report on water and sanitation issues. So it offers an authoritative and comprehensive assessment of the overall state, use, and management of the world's freshwater resources. It is warning that as global temperatures are rising, more mountain precipitation will fall as rain instead of snow, which is causing snowpacks to thin and melt earlier in the year. The acceleration of the snowpack melt causes river flow to increase in glacier fed water basins and rivers in the short term. Meanwhile, many glaciers have also disappeared entirely. Retreating glaciers threaten the food and water supply of 2 billion people around the world, and two-thirds of all irrigated agriculture in the world is likely to be affected in some way by receding glaciers and dwindling snowfalls in the mountain regions. Okay. So the next topic is PLI scheme. This topic is important for your economy section. So India's $23 billion PLI scheme to rival China factories is set to lapse after it has disappointed. So this $23 billion PLI scheme was launched in 2020 to reduce dependence on China, but it is now set to lapse as many firms failed to meet production targets. The scheme was aimed to increase India's manufacturing share to 25% by 2025, but instead it has declined from the 15.4% to 14.3%. So only 37% of the expected production target was achieved. Delays in subsidy payouts and excessive bureaucracy hampered the scheme's effectiveness. So PLI scheme was intended to boost domestic manufacturing, increase import substitution, and generate employment. And the scheme initially targeted three industries, but it was later expanded to 14 key sectors. Domestic and foreign companies receive financial incentives based upon a percentage of their incremental revenue for up to 5 years. Okay. So the next topic is Exercise Sea Dragon 2025. This topic is important for your security section. So Indian Navy has recently participated in the Sea Dragon 2025 exercise, which is a multinational anti-submarine warfare drill conducted in the Indo-Pacific region. It is hosted by the U.S. Navy's 7th Fleet at the Anderson Air Force Base of Guam. It is an intensive, highly technical military drill which involves both theoretical and practical anti-submarine warfare training. Originally, it was a bilateral naval drill between US and Australia in 2019, but this exercise later expanded to include key allies, including India, which joined in 2021. Currently, it includes Australia, Japan, South Korea, US, and India. Okay. So the next topic is AFSPA. This topic is important for your security section. So at a review meeting chaired by the Union Ministry of Home Affairs recently, the Army has sought the inclusion of additional police stations, additional police station limits in Manipur Valley under the ambit of AFSPA. So AFSPA is a law enacted by Parliament in 1958, which gives the armed forces special powers and immunity to maintain public order in disturbed areas. It can be applied only after an area has been declared disturbed under Section 2 of the Act. Both the state and union governments can issue notifications declaring certain areas as disturbed, granting the armed forces the authority under AFSPA. For Nagaland and Arunachal Pradesh, the Union Ministry of Home Affairs issues periodic notifications. So, Section 3 of this Act defines a disturbed area is where the use of armed forces is necessary to support civil authorities in maintaining law and order. The central government, governor of the state, the administrator of the union territory can declare whole or part of a state or union territory as a disturbed area. Once once an area is declared as disturbed, then the armed forces have the power to prohibit a gathering of five or more people in an area. They can even use force or open fire after giving due warning.
The army can also arrest a person without a warrant, enter or search a premise without a warrant, and even ban the possession of firearms. Armed forces are immune from prosecution unless the union government provides sanction for the prosecuting agencies. Okay, so apart from Nagaland, currently AFSPA is in force in Jammu Kashmir, Assam, Manipur, except in Imphal, of course, and Arunachal Pradesh. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.